आदाब, नमस्कार। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ राधिका चोपड़ा और मैं अपनी और बागरी फ़ाउंडेशन की जानिब से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ बागरी फ़ाउंडेशन की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने घर बैठे हुए मुझे आपसे जुड़ने का मौका दिया है और उनके ताउन से, उनकी सपोर्ट से मैं ये सीरीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिसका उन्वान है गज़ल की कहानी मेरी ज़ुबानी। फ़िक्र मोमिन की ज़बां दाग़ की मीर का रंगे सुखन। फ़िक्र मोमिन की ज़बां दाग़ की मीर का रंगे सुखन। गालिब का अंदाज़े बयां हो तो गज़ल होती है। फ़िक्र मोमिन की ज़बां दाग़ की मीर का रंगे सुखन। गालिब का अंदाज़े बयां हो तो गज़ल होती है। सिर्फ़ अल्फाज ही माने पैदा नहीं करते, जज़्बाए ख़िदमत फ़न हो तो गज़ल होती है। जी, बिल्कुल सही फ़रमाया दोस्तों, जज़्बाए ख़िदमत फ़न हो, यानी इस फ़न की खिदमत करने का जज़्बा होना चाहिए, तभी गज़ल होती है। चाहे आप गज़ल गाते हों, लिखते हों या अच्छी गज़ल सुनते हों। एक बात और साथ ही कह दूँ कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो जो कुछ भी है ये सब मैं घर पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। कोई प्रोफ़ेशनल स्टूडियो नहीं है, इसलिए कहीं एडिटिंग की जो है कोई गुंजाइश नहीं है दोस्तों। जो कुछ है फ़्लो में निकलेगा। अब उसमें कहीं कोई थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, कोई कमी पेशी भी रह जाएगी। उसके लिए पहले से ही आप सबसे माज़रत कर लेती हूँ। तो जैसा मैं कह रही थी कि जज़्बाए ख़िदमत फ़न हो तो गज़ल होती है। जज़्बा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इस फ़न से, इस विधा से, इस फ़ॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, तो जज़्बा बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। आप इस फ़न से मोहब्बत कीजिए, उर्दू ज़बान से इश्क़ कीजिए, गज़ल से मोहब्बत कीजिए। इसकी खिदमत करने का अंदर से एक आपको एक फ़ोकस होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इस विधा के साथ, इस फ़ॉर्म के साथ जुड़ना है, तभी बात बनती है। तो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि गज़ल के हवाले से मेरी कोशिश है कि मैं हर पहलू पे बात करूं। मुख्तलिफ़ पहलुओं से जुड़ी हुई मैंने आपको कुछ बातें पिछले एपिसोड में सुनाई, कुछ उसकी हिस्ट्री, कुछ टेक्निकलिटीज़ वगैरह वगैरह। और मैंने ये भी कहा था कि जो कुछ रह जाएगा उसे मैं आने वाले एपिसोड्स में रिकॉर्ड करूँगी। तो 2-3 बहुत अहम बातें हैं और जो गज़ल के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत अहम हैं, बहुत अहमियत रखती हैं। सबसे पहली बात वो है पंक्चुएशन, यानी कॉमा कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा। उर्दू ज़बान में पंक्चुएशन नहीं है, कॉमा नहीं देखने को मिलता, इसलिए अक्सर लोग जो हैं गज़ल को गलत पढ़ लेते हैं, गलत गा देते हैं। अब देखिए, जो लोग हिंदी जानते हैं वो तो ये जानते हैं कि हिंदी में क्या होता है, एक लफ्ज़ जब पूरा होता है तो उसके ऊपर एक लकीर खींच दी जाती है, तो हमें पता चलता है कि ये वर्ड कंप्लीट हो गया, अब इससे अगला वर्ड है। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं होता। अगर आप उर्दू स्क्रिप्ट देखें, अगर आप उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ें, तो आपको इस बात का भी एहसास होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा 2 लफ्ज़ों में गैप भी नहीं होता है कभी-कभी। तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें आपकी कॉमन सेंस काम करती है। तो या तो आपको बहुत थॉरो नॉलेज हो, और फिर मैं तो हमेशा कहती हूँ कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊँ वाली बात है, कि आपको एक उस्ताद ज़रूर चाहिए जो आपको उसकी छोटी-छोटी बातें जो हैं, जो नुआंसेस हैं, वो आपको समझाए और बताए। तभी ये चीज़ें आपको समझ आती हैं, और वो तभी हो सकती हैं जब आपके अंदर सीखने का जज़्बा है। अब जैसे मैं भी कोई माँ के पेट से तो सब कुछ सीख कर नहीं आई ना, मुझे भी तो किसी ने सिखाया ही है, और धीरे-धीरे इन बीते कुछ सालों में मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरी मुलाकात ऐसे-ऐसे अच्छे ज़हीन और बाज़ौक़ लोगों से हुई है कि मैंने उनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखा है। तो जैसे
एक जब हम हिंदी पढ़ते थे बचपन में, तो मुझे याद आता है कि जो हमारे हिंदी के टीचर थे, उन्होंने एक बहुत छोटा सा सेंटेंस, 3 लफ्ज़ों का सेंटेंस हमें बताया था कॉमा की इम्पोर्टेंस बताने के लिए। तो वो सेंटेंस था रुको मत मारो, रुको मत मारो। अब इसमें 2 जगह उन्होंने कॉमा यहाँ से वहाँ करके हमें दिखाया था। तो अगर रुको के बाद कॉमा लगा तो रुको मत मारो, और अगर मत के बाद वही कॉमा लगा दिया तो सेंटेंस का पूरा मतलब ही बदल गया, रुको मत मारो। बिल्कुल ऑपोजिट मतलब हो गया उसका। इसी तरह उर्दू पोइट्री में भी कभी कभी हो जाता है, गज़लों में भी हो जाता है। अगर कॉमा यहाँ से वहाँ लग गया, कॉमे का जो एक हेर फेर है या सही जगह नहीं लगा, तो उसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। तो इसमें मैं आपको मिसाल के तौर पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो है, जिसका मैं अक्सर ज़िक्र करती हूँ, वो गालिब की गज़ल है नुक्ताची है। अक्सर लोग उसे क्या पढ़ते हैं, नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने। अब गमे दिल नुक्ताची नहीं है। गमे दिल कैसे नुक्ताची हो सकता है? नुक्ताची का मतलब है क्रिटिक, क्रिटिसाइज़ करने वाला। तो गमे दिल कैसे आपका क्रिटिक हो सकता है? क्रिटिक तो महबूब ही हो सकता है ना। तो ये महबूब के लिए कहा गया है कि नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने। आई एम श्योर अब आपको लग रहा होगा कि जो लोग ये नहीं जानते थे बात, कि अब देखिए एक कॉमा सही जगह लगाने से उसका पूरा मतलब ही बदल गया, वो ज़्यादा सेंस बन रही है ना। अब नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए ना बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए ना बने। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। जो पुराना वर्जन है सुरैया जी का गाया हुआ, मैं भी वही धुन गाती हूँ, और मुझे हैरत है इस बात की कि वो भी उसको जहाँ पे गाते हुए जब छोड़ती हैं तो वो गलत जगह छोड़ती हैं बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि वो उनका सुन के ही और लोगों ने भी गाया। इनफैक्ट अगर मैं ईमानदारी की बात करूँ तो शुरू शुरू में जब मैं सुरैया जी का वर्जन गाती थी, मैं भी उसे शुरू में गलत ही गाती थी, गलत जगह छोड़ती थी। वो मैं आपको गा के बताती हूँ कैसे। साथ साथ दोस्तों कोशिश रहेगी कि कुछ कुछ आपको जो है गा के भी सुनाती रहूं। नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, नुक्ताची है। यहाँ इसे छोड़ना चाहिए, जबकि सुरैया जी का जो वर्जन है उसमें वो कहती हैं नुक्ताची है गमे दिल, यहाँ छोड़ती हैं, है ना। तो और फिर वहाँ से म्यूज़िक शुरू होता है, तो वो गलत है। इसको यहाँ छोड़ना चाहिए था, और मैं अब यहीं छोड़ती हूँ। और कोई भी जो सिंगर्स इसे आजकल गा रहे हैं या गाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो प्लीज़ उसे यहाँ छोड़ें। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत अहमियत है। इन्हें प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें, इन पर तवज्जो दें। और मैं आपको इसकी 1-2 मिसालें दे सकती हूँ। एक और मशहूर गज़ल है, मोमिन का कलाम है, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। अब अगर इसे मैं हिंदी में लिखूँगी तो मैं इसे कॉमा में कहाँ कहाँ लगाऊँगी, आप देखिए। असर उसको ज़रा नहीं होता, कॉमा, रंज, कॉमा, राहत फ़ज़ा नहीं होता। लोग कैसे पढ़ते हैं? असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। बिल्कुल गलत है। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। यानी रंज रखने से राहत नहीं मिलती है, लेकिन इस बात का असर उसको ज़रा नहीं होता। ये है।
इसका जो असली जो मतलब है और सही जो तरीक़ा है इसे पढ़ने का। तो जो लोग भी इस गज़ल को गाएं प्लीज़ इस बात का बहुत ख़याल रखें। एक कौमे का हेर फेर और है जो कि बड़ा ख़ूबसूरत है। अब चूँकि वो गुलज़ार साहब ने उसे किया है तो वो इतनी खूबसूरती से किया है क्योंकि वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। ख़वातीन हज़रात, आप सब जानते हैं कि उर्दू अदब की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं गुलज़ार साहब। तो एक फ़िल्म आई थी मौसम, उसमें मदन मोहन साहब की बड़ी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, भूपेंद्र जी ने उसे गाया। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। अब जो उसका पहला मिसरा है, जो पहली लाइन है, वो भी गालिब की है और उसमें दिल ढूंढता नहीं है, उसमें जी ढूंढता है, जिसे गुलज़ार साहब ने दिल ढूंढता कर दिया। और उसमें आप देखिए कि कॉमा कहाँ पे है। अब गुलज़ार साहब कहते हैं दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। लेकिन गालिब ने क्या कहा है? जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत, फुर्सत के रात दिन नहीं, फुर्सत। समझिए इस बात को। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। वाह, देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है। अब देखिए, अगर अब आप मेरे सामने बैठे होते तो आई एम श्योर इस वक्त आप भी मुस्कुरा रहे होते और वाह कहते, मुझे भी बहुत मज़ा आता। लेकिन अब क्या करें, अब तो सब कुछ इमेजिनेशन पे ही चल रहा है। तो मैं सिर्फ ये इमेजिन कर रही हूँ कि आप मेरी इस बात से आपने इस बात को एंजॉय किया, आपने इस बात का मज़ा लिया और आपने इस शेर को समझा, आपने इस कॉमा की इम्पोर्टेंस को समझा, अहमियत को समझा और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये मैं इमेजिन कर रही हूँ। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत कि रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, कि रात दिन बैठे रहें, फुर्सत के रात दिन नहीं। लेकिन वो नगमे में जो फ़िल्म का जो नगमा है उसमें फुर्सत के रात दिन कहा है, वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये इस तरह छोटे छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं। गालिब का एक और कलाम मुझे याद आता है जिसे उसे भी लोग अक्सर गलत पढ़ते हैं। सब कहाँ कुछ, ऐसा पढ़ते हैं, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। सब कहाँ कुछ नहीं दोस्तों, सब कहाँ, यहाँ कॉमा है, सब कहाँ, वेयर इज़ एवरीवन, सब कहाँ, कहाँ गए सब चेहरे, कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब कहाँ, कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। लालाओ गुल मने ट्यूलिप्स एंड रोजेस। तो कुछ चेहरे तो मुझे इन फूलों में दिख रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग कहाँ गए, सब कहाँ, यहाँ कॉमा है। तो जब भी इसे गाएं तो इस तरह गाएं कि यहाँ पे रुकें, यहाँ पॉज दें। सब कहाँ, कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। तो देखिए अब कॉमे की इम्पोर्टेंस कितनी है। एक छोटा सा कॉमा, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि एक लफ्ज़ क्या एक अल्फ़ाबेट भी इधर से उधर हो जाए तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तो पूरा मतलब ही बदल जाता है, पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। ये है पंक्चुएशन की इम्पोर्टेंस। प्लीज़ इस पर बहुत गौर करें, बहुत तवज्जो दें जब भी गाएं और सुने और पढ़ें और लिखें। दूसरी बहुत बहुत अहम बात जो गज़ल से जुड़ी हुई है, आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा ज़मीन, कि फ़लाँ शायर की ज़मीन पे फ़लाँ शायर ने कलाम लिखा। अब ये ज़मीन क्या है? पहले एपिसोड में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वली दक्कनी का मैंने आपको कलाम सुनाया था, मतला सुनाया था और मैंने आपसे कहा था कि इसी ज़मीन पे फिर 150 साल बाद अमीर मिनाई ने गज़ल लिखी थी, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। तो वो नकाब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दरअसल वली दक्कनी का काफ़िया रदीफ़ है।
तो ज़मीन को अगर मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर समझाऊँ ना, बहुत आसान ज़ुबान में, तो देखिए एक प्लॉट है, आपका प्लॉट है, आपने उस पे एक अपार्टमेंट बनाया, मुझे भी वो प्लॉट पसंद आया, मुझे आपके अपार्टमेंट का डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया, मैंने आपके अपार्टमेंट के ऊपर एक अपना अपार्टमेंट बना लिया, कॉपी कर लिया, उसका डिज़ाइन भी कॉपी कर लिया, लेकिन जो इंटीरियर्स हैं वो मेरे अपने हैं। इंटीरियर जो डिज़ाइनिंग है वो आपसे अलग है, वो मुख्तलिफ है। ये है, मतलब ये मैंने बहुत ही आपको एक इजी एग्जाम्पल दे के बात समझाने की कोशिश की है फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड। तो ज़मीन का मतलब कि एक शायर दूसरे शायर के कलाम से इतना मुतासिर हो गया कि उसने उसका काफ़िया रदीफ़ कॉपी किया है। अब कॉपी करना मतलब यहाँ किसी गलत अंदाज से मैं नहीं कह रही हूँ, मुतासिर होके किया है, इंस्पायर होके किया है। इट्स अ काइंड ऑफ एन एप्रिसिएशन। आप मतलब ये काबिल तारीफ़ उनकी बात है कि आप जानते हैं कि मुझे ये गज़ल इतनी पसंद आई कि मैं भी इसी ज़मीन पे एक और कलाम कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने शायद बता के किया, कुछ लोगों ने, अब जैसे अगर आप गालिब की ज़मीन पे लिखेंगे या मोमिन की ज़मीन पे लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब वो लोग तो हैं नहीं। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर गाने वाले भी किसी गज़ल में किसी और शायर का शेर गा देते हैं, ना गाने वालों को पता होता है ना सुनने वालों को पता होता है, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि काफ़िया रदीफ़ जो है वो मैच कर रहा होता है, तो इसलिए लगता है कि ये इसी गज़ल का शेर है, अनलेस कि गाने वाले को मालूम है और वो बता दे गाते हुए ऑडियंस को कि अब जो मैं शेर सुना रहा हूँ या सुना रही हूँ ये दरअसल इस गज़ल का नहीं है। इसका मैं एक बड़ा खूबसूरत आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बड़ी खूबसूरत मिसाल है। फैज़ साहब की बड़ी मशहूर गज़ल है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। अब फैज़ साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे महेंद्र सिंह बेदी, जो कि बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे, और वो उनके दोस्त भी थे। तो उन्होंने फैज़ साहब को बता के एक शेर लिखा इसी ज़मीन पर, और वो शेर उन्होंने दिया मेहदी हसन साहब को। मेहदी हसन साहब ने जब भी स्टेज पे ये गज़ल गाते थे तो बता के ये शेर भी पढ़ते थे कि ये शेर फैज़ का नहीं है, महेंद्र सिंह बेदी का है। अब वो क्या शेर है मैं आपको सुना रही हूँ। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अब बेदी साहब लिखते हैं, हुआ जो तीरे नज़र नीम कश तो क्या हासिल। नीम कश कहते हैं आधा लगा हुआ, हाफ ड्रॉन, तो तीर जो आधा लगा हुआ है। हुआ जो तीरे नज़र नीम कश तो क्या हासिल, मज़ा तो तब है सीने के आर पार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कितना खूबसूरत शेर, इतनी खूबसूरती से मेहदी हसन साहब इसे गाते हैं और बताते भी हैं कि ये महेंद्र सिंह बेदी का शेर है। ऐसे ही एक और बहुत मशहूर गज़ल है अहमद फराज की, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। एक से एक शेर हैं इस गज़ल के। अब इसमें अक्सर गाने वाले एक शेर गा देते हैं जो कि इस गज़ल का नहीं है, वो मैं आपको गा के सुना देती हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। वैसे तो आप सामने हैं नहीं, तो मैंने कहा ना कि मैं इमेजिन ही कर रही हूँ कि शायद आप मुझे इजाज़त दे रहे हैं। रंजिश सही दिल ही दुखा
अब शेर सुनिए जो अहमद फराज का नहीं है, जिसे अक्सर लोग गाते हैं। जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, वैसे ही किसी रोज ना जाने के लिए आ रंजिशे सही, दिल ही दुखाने के लिए आ रंजिशे सही। शुक्रिया। एक और मिसाल देती हूँ, मोमिन की मशहूर गज़ल जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जिसमें कॉमा लोग गलत लगाते हैं। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। इसमें भी एक शेर जो है वो बशीर बद्र साहब का है, आज के दौर के शायर। लोग उसे अक्सर गा देते हैं, पढ़ते हैं। अगर मालूम हो तो बता दीजिए कि ये बशीर बद्र साहब का शेर है, मोमिन का नहीं है, वरना न गाने वालों को पता चलता है न सुनने वालों को। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। बशीर बद्र साहब का शेर है, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इसे लोग अक्सर गा देते हैं। हालांकि ये सुनने से ही पता चलता है कि ये मोमिन की ज़बान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता चलता। तो ये है, इसे ज़मीन कहते हैं। एक आखिर में बड़ी खूबसूरत मिसाल और देना चाहती हूँ। एक बड़ी खूबसूरत गज़ल मखदूम मोइनुद्दीन ने लिखी, हैदराबाद के बड़े मशहूर शायर थे। उनकी गज़ल है, आपकी याद आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर, रात भर दर्द की शम्मा जलती रही, चांदनी जगमगाती रही रात भर, शम्मे गम झिलमिलाती रही रात भर, कुछ इस तरह है। तो अब इस गज़ल से मुतासिर होके फैज़ साहब ने एक गज़ल लिखी। वो फैज़ साहब मखदूम के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कब लिखी, क्यों लिखी, ये देखिए कि जब फैज़ को ये मालूम हुआ कि मखदूम साहब दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया, तो वो अपने दोस्त की मौत की ख़बर सुन के उस रात उन्होंने अपनी दोस्त की ज़मीन पे ये गज़ल लिखी। आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। तो आखिर में अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 शेर इसके भी सुना देती हूँ। मतला मखदूम मोइनुद्दीन का सुना देती हूँ और अगला शेर जो है वो फैज़ का सुना देती हूँ। तो आपको पता चलेगा, जब एक ही ज़मीन पे चीज़ लिखी जाती है तो वो गाने में बिल्कुल भी यहाँ से वहाँ कोई हेर फेर नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम उसी गज़ल की कंटिन्यूटी में गा रहे हैं। तो ये मखदूम की गज़ल और इस पे फैज़ ने जो भी लिखा, मैं दोनों शेर आपको कुछ मिला जुला सुना रही हूँ। आपकी याद आती रहे रात भर, आपकी याद आती रहे रात भर, चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर, आपकी याद आती रही, गाह जलती हुई, गाह बुझती हुई, गाह
बुझते हुए शम्य गम झिलमिलाती रही, रात भर आपकी याद आती रही, रात भर चांदनी दिल दुखाती रही, रात भर आपकी याद आती रही। तो ये हुई पंक्चुएशन की बातें और ज़मीन की बात, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, मैंने हमेशा ज़िक्र किया है उर्दू पोइट्री की रेलेवेंस का, उसकी सिग्निफिकेंस का। बड़ी ख़ूबसूरत बात है गज़ल को लेकर के किसी भी दौर में लिखी गई हो, कितने 100 साल पहले भी लिखी गई हो, तब भी आज आप उसे जब पढ़ें, आप देखें तो एक एक शेर ऐसा लगता है कि जैसे आज ही लिखा गया है, आज के मिजाज के हिसाब से लिखा गया, आज के दौर के हिसाब से लिखा गया है ये कलाम। मसलन आज जो दौर है, जिस मकाम से हम सब गुज़र रहे हैं, जिस मुश्किल वक्त से हम सब गुज़र रहे हैं, तो ऐसे में देखिए गालिब की गज़ल कितनी रेलेवेंट है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, तय है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बताइए कितनी रेलेवेंट, ऐसा लगता है जैसे आज के दौर में कहीं बैठ के गालिब ने ये गज़ल लिखी हो। और मुझसे कोई भी जब पूछता है ज़िंदगी का निचोड़ क्या है, आप ज़िंदगी को क्या समझी हैं, ज़िंदगी का अगर मैं कहूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं कि एक शेर में बताइए कि ज़िंदगी क्या है, तो मैं हमेशा निदा फ़ाज़ली साहब का ये शेर पढ़ती हूँ कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। तो ये है उर्दू शायरी, गज़ल की ख़ूबसूरती, उसकी रेलेवेंस, उसकी सिग्निफिकेंस। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें मैं हमेशा आपसे करती रहूँगी आने वाली एपिसोड्स में। अभी मुझे बहुत से और पहलू हैं जिनके बारे में आपसे बात करनी है, गज़ल और नज़्म का फ़र्क बताना है, ये मैं अगले एपिसोड में रिकॉर्ड करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि ये एपिसोड भी आपको पसंद आया। आपकी सजेशंस, आपके कमेंट्स के हम मुंतज़िर रहेंगे। एक बार फिर बागड़ी फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।